सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हम मई महीने के चौथे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना ताकि आपकी और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चल सके कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हुए हैं या नहीं है। और वहां पे अब बुक मार्क का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो जो क्वेश्चन आपके गलत लगते हैं या आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो वहां उसे आप बुक मार्क कर सकते हो और एग्जाम टाइम से पहले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रिकॉल कर सकते हो। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा मनमीत कौर। तो ये मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें ब्रिटेन में स्थित द सिख ग्रुप के द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक चुना गया है। ये जो सिख समूह है ये एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है जो अलग अलग तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। बाकी देखो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, विनय वधवार, अभी 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता था इन्होंने। सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता था इन्होंने। और जिनेथ बेदोया लीमा, ये यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने। बाकी पाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, मुख्यमंत्री हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अच्छा, पाकिस्तान से एक इम्पोर्टेंट नाम आपको और याद रखना है, राहुल देव का। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने ही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा देखो, जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है उनके बारे में हमेशा मैं आपको बताता हूँ डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में। तो एक बार मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस को रिकॉल करा देता हूँ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को हमने क्या कहा? रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन। जबकि यूएस और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं 49th पैरेलल। और इसी तरह से है 38th पैरेलल जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है जो कि एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा दिलीप ओमान को। याद रखना, ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ है। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता को छोड़ दिया था और टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने टाटा स्टील एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उनके इस्तीफा देने के बाद अब दिलीप ओमान बन जाएंगे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। बाकी प्रमोद अग्रवाल की बात करेंगे, ये कोल इंडिया के सीएमडी है। अरविंद कृष्णा की बात करेंगे, आईबीएम के नए सीईओ बने हैं। कपिल देव त्रिपाठी, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्या का निदान करना। अच्छा, मुझे बताओ अभी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी कौन बने थे? तो याद रखना, जुबैर इकबाल बने थे। बाकी जम्मू कश्मीर से आप क्या क्या याद रखोगे? एक तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना, गिरीश चंद मुर्मू है। और इनके साथ हमेशा एक मिलता जुलता नाम बताता हूं मैं आपको, गिरीश चंद चतुर्वेदी का। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। और आपके जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। चेनानी नाशेरी सुरंग तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, ये 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल जी के नाम पे रख दिया गया, अटल चौक। अभी आपको याद होगा कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से अभी एक और क्वेश्चन बना था, चलो आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है? तो मैं बता देता हूं, उनका नाम याद रखना, रजनीश ओसवाल है। फिर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मई को। इसे हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना। हालांकि 2019 से पहले इसे 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब से इसे 21 मई को मनाया जाता है। बाकी 21 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं हम, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। और इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक्चुअली 21 मई को पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव
गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि होती है, इसीलिए 21 मई को मनाते हैं हम ये। फिर भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया है। आपको इस इंजन का नाम बताना है, तो आंसर होगा WAG-12। तो अभी भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया है और इस इंजन को 60027 नंबर दिया गया है और WAG-12 इसको नाम दिया गया है। इस इंजन को बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। और किस कंपनी ने बनाया, तो ये भी याद रख लो, मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने इसको बनाया है। और इस तरह से अब भारत स्वदेशी रूप से ज्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। और पूरी दुनिया में यह पहला मौका है जब बड़ी रेल लाइन की पटरी पर हाई हॉर्स पावर का संचालन किया गया। फिर किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत हुई है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ने मी अन्नपूर्णा नाम से एक पहल शुरू की है। ये इनिशिएटिव, ये जो पहल है, महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये पहल 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट और एंटाइटलमेंट। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। अच्छा, याद रखना, अभी IIT मुंबई ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह को भी इसने लॉन्च किया था। और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार सभ्य दफन के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। मतलब हाईकोर्ट के अनुसार एक सभ्य दफन के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता इस कोविड-19 महामारी के बीच। फिर अभी किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार में। एक्चुअली मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इस दीदी वाहन सेवा को शुरू किया गया है। ये दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है और ये वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। अच्छा, दीदी से कुछ रिलेट करता हूँ मैं, लिंक करके आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा दीदी रसोई शुरू की गई थी कहाँ पे, झारखंड में। और एक संपर्क दीदी नाम की पहल भी शुरू की गई थी उत्तराखंड में, तो वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गई है, तो आंसर होगा कार्मेन रेनहार्ट। तो अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है। बाकी डैरेन टैंग की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने। रॉबर्ट अजेवेदो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रमुख बने थे अभी। उसके अलावा मोहम्मदो डायगन, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया था इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है और इसके नए अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की MD CFO कौन है, अंशुला कांत हैं, ये भारतीय हैं, तो इनका नाम याद रखना। फिर अभी केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है, यानी कि उसका पूरा सोलराइजेशन किया जाएगा, सोलर वगैरह लगाए जाएंगे, तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। तो अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और जो कोणार्क शहर है उसको पूरी तरह से सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन उसकी करने की योजना है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए देगी और इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो इस सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। अच्छा, ये जो मंदिर दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एज ए स्टैटिक। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल का है। देखो, उड़ीसा की बात हुई है तो इसकी कैपिटल याद रखो भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भी आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा अभी आपको याद होगा उड़ीसा ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। अच्छा, जो अभी अपन ने कोणार्क सन टेम्पल की बात करी है ना, उसको याद रखना ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं। और आपका जो 10 रुपए का नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है, आप देख सकते हो कोणार्क सन टेम्पल अगर आपने नहीं देखा तो। इसके अलावा एक यहाँ पे डैम है जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, नाम है हीराकुड डैम। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। एक बाराबत्ती स्टेडियम भी याद रखो, ये कटक उड़ीसा में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है, उसका नाम है चिल्का लेक। इसके अलावा याद रख सकते हो तो याद रख लो, भारत पेट्रोलियम ने उड़ीसा के बोलंगीर जिले में LPG बोटलिंग प्लांट भी लगाया था। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं
मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य ने सिडबी के साथ समझौता किया है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड भी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सिडबी के साथ समझौता करके यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। उन्होंने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है। तो प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल, उनकी स्किल्स के बेस्ड पर रोजगार दिया जाएगा और राज्य के युवाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिडबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म याद रखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका है लखनऊ में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में स्थापना हुई थी और इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफा। फिर अभी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है? तो आंसर होगा 4%। तो अभी आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें रेपो रेट को 4.40% से घटा करके 4% कर दिया, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया घटा करके, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को घटा करके 4.25% कर दिया है। इसके अलावा जो कैश रिजर्व रेशो है वो 3% ही है और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% ही है। अच्छा, इन रेट्स के बारे में तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप काफी समय बाद देख रहे हो तो इन्हें आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना आरबीआई की साइट पे जा करके, या अगर आप डेली हमारे अपडेटेड वीडियोस देखते होंगे तो वहां पे मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। तो आपको बिल्कुल अपडेटेड वाली याद रखनी है। एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड वाली चेक जरूर कर लेना आरबीआई की साइट पे जाकर के, मोस्टली अगर आप बैंक के एस्पिरेंट्स हैं। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। फिर जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा BR शर्मा को। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ब्रज राज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी TS तिरुमूर्ति, आप जानते ही यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। राजेश गोयल ये नारेडको के डायरेक्टर जनरल बने थे। नारेडको मतलब होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। और MSME सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। फिर किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अभी ICC ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ICC की बात कर ले, स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और इसके CEO पिछले साल ही बने थे मनु साहनी। अच्छा, ICC से अभी कुछ याद आ रहा है आपको? अभी ICC की एक क्रिकेट समिति ने गेंद चमकाने के लिए जो क्रिकेटर लार यानी कि थूक का उपयोग करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और उस समिति की अध्यक्षता की थी अनिल कुंबले ने। फिर किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। अब ये जो ओपन स्काई संधि है यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी है, इसमें क्या होता है? तो अगर इस ट्रीटी की बात करेंगे, इस संधि की बात करेंगे, तो वैसे तो मार्च 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था और इसमें टोटल 34 देश है। याद रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें जो इसके सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे हवाई मार्ग से यानी कि एरोप्लेन वगैरह से मॉनिटरिंग करना चाहते हैं अगर किसी सैन्य गतिविधि का, तो वो आराम से कर सकते हैं, उन पे कोई रोक रुकावट नहीं है। अब अमेरिका इस संधि से बाहर क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसका कहना है कि रशिया इस संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो सिंपल आपको याद रखना है, कौन बाहर होना चाहता है, किसने घोषणा कर दी है? अमेरिका ने। फिर मई 2020 तक कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवर का अग्रणी निर्माता बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, बना रहा है PPE किट को? तो कपड़ा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार चाइना PPE किट का सबसे बड़ा निर्माता है, जबकि भारत PPE किट बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना और ये योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर केंद्रित है।
फिर है अभी वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर। तो अभी वोडाफोन समूह ने हाइकेन के सीईओ जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये नवंबर से अपना पद संभालेंगे। अच्छा, वोडाफोन से आपको कुछ याद आया होगा, अभी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ओप्पो, उसने वोडाफोन के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष बने और डैरन टेंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने थे। फिर किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो सर्दी हो गया, खांसी के साथ साथ बुखार के मरीजों का परीक्षण करेंगे, यानी कि उनकी टेस्टिंग करेंगे, ताकि इनमें से अगर कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध नजर आए तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। इससे ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग व जांच हो पाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक पॉइंट आप याद रखना, अभी हमने पढ़ा भी था कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम है नागालैंड में, तो ये आप याद रखना। फिर किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है, तो आंसर होगा साई इंग वेन ने। तो अभी साई इंग वेन 20 मई को ताइवान के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। और आपको बता दूं, इस शपथ समारोह में भारत के 2 सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उनके नाम है मीनाक्षी लेखी और राजीव कासवान, बीजेपी पार्टी के हैं ये। ताइवान की बात कर लेंगे, कैपिटल इसकी ताइपेई है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और याद रखना, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला एशियाई देश है ये ताइवान। फिर है अभी चाइनीज कंपनी है टिकटॉक, उसने नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आंसर होगा केविन मेयर को। तो केविन मेयर ये अभी तक डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे और अब इन्हें शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन जो आपकी टिकटॉक है उसके CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, टिकटॉक के CEO के साथ साथ जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, अच्छा टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, बाइट डांस है, उसके ये COO का पद भी संभालेंगे। COO मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, मैंने अभी आपसे बोला टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है, बाइट डांस है। इसके अलावा कुछ और भी मैंने आपको बताया कई बार। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या नाम है, अल्फाबेट है। और आपकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197, वो भी याद रखना। बाकी जीन फ्रैंकोइज वॉन बॉक्समेकर हम पढ़ चुके हैं, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष बने। और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी और डैरन टेंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने। फिर विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 मई को, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। तो कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, 23 मई को तो हमने विश्व कछुआ दिवस मनाया। 24 मई को हमने क्या मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। और ये उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और 24 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इसके अलावा सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, अभी टोटल कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी है, यानी कि इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है अभी वर्तमान में, तो 54 है। और अभी कुछ समय पहले ही मालदीव इसका 54वां देश बना था। और आपको याद है क्या, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, UK के बर्मिंगम में होंगे। फिर अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है, तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है खुडोल, उसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में घोषित किया है। खुडोल के बारे में बात कर लेंगे, ये बेसिकली एक NGO का इनिशिएटिव है जिसे या ऑल भी कहा जाता है। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये LGBT समुदायों के लोगों के लिए और दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन कराने, उनकी स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शुरू किया गया है। मणिपुर की बात करेंगे, कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला था, याद होगा आपको। और मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट झील है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, लोकटक झील, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क इसी झील पर है, जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। फिर दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। तो अभी फोर्ब्स के अनुसार जापान की जो स्टार टेनिस प्लेयर हैं ये नाओमी ओसाका, और ये पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने USA के जो टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अभी फोर्ब्स की सूची आई है और उसने बताया कि जापान की 22 साल की टेनिस प्लेयर ये नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फिर किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा जापान ने।
तो अभी जापान ने अपनी नई स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च की है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन। तो इसका काम जो है वो है जापान के द्वारा जो भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उन सभी उपग्रहों उन सभी सैटेलाइट्स की निगरानी की जाएगी। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जापान के द्वारा जो भी उपग्रह जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी उपग्रहों की निगरानी करना ताकि उन्हें किसी प्रकार का खतरा न हो। जापान की बात करेंगे तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। आपको याद है इस साल जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वैसे तो उन्हें स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के कारण, अब ये 2021 में होंगे। और इनके शुभंकर आप याद रख लो भैया, इसके शुभंकर है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्या है शुभंकर? मैस्कॉट मिराई तोबा और सोमाइती। करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और अभी जापान के नए राजा कौन बने थे? नारूहितो बने थे। और नया युग की जो शुरुआत हुई थी उसका नाम है रीवा युग। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और जापान को सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। अच्छा, अभी याद होगा मणिपुर के जो डॉक्टर थंगजाब धबाली सिंह है उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना, भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उसके अलावा इसी साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे रहा था जापान और उसमें भारत 84 नंबर पे था। ये भी याद रखना। फिर एक किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने रीस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी कर दी है। अच्छा, ये है क्या रीस्टार्ट पैकेज? तो इसका मेन उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले एमएसएमई क्षेत्र को फिर से शुरू करना, फिर से रीस्टार्ट करना। तो पहली किस्त के तौर पे 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं और जो इसकी दूसरी किस्त होगी 454 करोड़ रुपए की, वो 29 जून 2020 को दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की कुछ बात कर ले तो इसकी जो कैपिटल अभी तो हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। और आपको याद होगा देश का 25वां हाईकोर्ट आपके अमरावती में ही बना है जिसके चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कुछ योजनाएं अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश से बताऊं जो अभी न्यूज में थी, तो एक रायतु भरोसा योजना याद रखो। देखो एक रायतु बंधु योजना भी है लेकिन वो तेलंगाना की है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसके अलावा अम्मा वोडी योजना शुरू हुई थी, नेस्तम नेस्ता योजना की बात कर लें, या नवरत्नालु पेदलंद रिकी इलू योजना, या जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और इसी से मिलती जुलती एक और है जगन्ना वस्ती दिवेना योजना। ये भी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। और अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को इसने लॉन्च किया था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क यह आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन यह आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। अभी कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इन सब कारण से भी आंध्र प्रदेश न्यूज में था। फिर है अभी किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आभास झा को। तो भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं ये आभास झा, और इन्हीं को भी दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक से कुछ और मैं आपको न्यूज बताऊं तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 100 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $160 बिलियन इमरजेंसी सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस संकट को कम करने के लिए और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन लोन देने की घोषणा की है। वैसे अभी पाकिस्तान को अमेरिका ने भी $6 मिलियन देने की घोषणा की है कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए। बाकी दिलीप ओमान ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के सीएमडी बने और कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अध्यक्ष इसके डेविड मालपास हैं। एक और पॉइंट याद रख लो, मैंने आपको शायद पीछे मिस कर दिया था, इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे कौन? अभी कार्मेन रेनहार्ट बनी थी। वैसे पीछे प्रश्न देख चुके हैं अपन। फिर एक किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्ध अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हर ग्राम पंचायत में श्रम सिद्ध अभियान की शुरुआत की है। अब इसमें होगा क्या? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जिन मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं होगा उन्हें काम दिया जाएगा। तो इसमें अकुशल यानी कि अनस्किल्ड लेबर को तो मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, जबकि कुशल यानी कि स्किल्ड लेबर को उनकी कैपेसिटी या उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी स्किल्स के अनुसार काम दिया जाएगा। फिर अभी जोमेटो के सह संस्थापक को फाउंडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मोहित गुप्ता।
तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये जोमेटो, और इसने अपने जो CEO थे मोहित गुप्ता उनको प्रमोट करके को फाउंडर बना दिया है। तो अब जोमेटो में टोटल 4 सह संस्थापक हो चुके हैं। कौन कौन? एक तो जो मेन है दीपिंदर गोयल, उसके अलावा गुंजन पाटीदार, गौरव गुप्ता और अब मोहित गुप्ता। बाकी शिवदास मीणा आप जानते ही हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। मनोज आहूजा ये CBSE के अध्यक्ष बने, और राहुल देव ये इंपॉर्टेंट नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने। फिर लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? सही उत्तर होगा लोकल टू ग्लोबल। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की प्रमुख पहल है हुनर हाट, और इसको कोविड-19 लॉकडाउन के बाद लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ये पहल कौशल मेले का आयोजन कर और शिल्पकारों के लिए रोजगार पैदा करने का काम करती है, और अब इसे सितंबर में लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही जान भी जहान भी पेविलियन होगा, जहां पे लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है? हमारे मुख्तार अब्बास नकवी है। फिर है अभी किस देश में दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि आप 1000 HD मूवीज को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी तक ये रिकॉर्ड था सिंगापुर के पास 197.3 मेगाबाइट पर सेकंड का। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कैपिटल कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो मिला था किरण मजूमदार शॉ को, और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर है अग्रकर शोध संस्थान यानी कि अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस अनाज के 2 वैकल्पिक बौने जीन RH-14 व RH-18 की मैपिंग की है? तो आंसर होगा गेहूं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो महाराष्ट्र के पुणे में है। तो अभी इन्होंने 2 वैकल्पिक बौने जीन डेवलप किए हैं। अब इनका फायदा क्या होगा? तो आपको पता है खेतों में धान यानी कि चावल की खेती के बाद जो अवशेष बच जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, और जलाने से पॉल्यूशन होता है। आपको पता है जलाते क्यों है? ताकि खेत साफ हो जाए, फिर अगली फसल हम कर सके। तो यहाँ पे इस केस में आपको उनको जलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा शुष्क मृदा मतलब होता है जिनमें नमी बहुत कम है, तो ऐसी मृदा ऐसी मिट्टी में भी इनकी बुआई बड़े आराम से की जा सकेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म भी विकसित की थी, जिसका नाम क्या था? MACS 4028। और इसी तरह से आपको याद होगा गुजरात के एक किसान वैज्ञानिक ने गाजर की एक नई बायोफोर्टिफाइड किस्म विकसित की थी, उसका नाम था मधुबन गाजर। तो गाइज ये लीजिए, 4th वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया। अब वीकली करंट अफेयर्स में एक इसका सेकंड पार्ट और आएगा, और मई के सारे वीकली करंट अफेयर्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस लगा लीजिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके, वहां पे मैंने क्विज तैयार कर दी है। और गाइज आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अगर एप्लीकेशन पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर आप क्लिक जरूर कर दिया करें एक बार, उससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा इस एप्लीकेशन को इंप्रूव करने में। बाकी अगर हेल्प करना ही चाहते हैं तो प्लीज इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, या अगर कोई आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार बस शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।